हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस नए वीडियो लेक्चर में। और जैसा कि आप देख रहे हो कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की बात कर ली थी। किसकी? एक ऐसे ऑसिलेटर की जो कि फ्री है ऑसिलेट करने के लिए, जिसके ऊपर किसी तरह कोई रुकावट नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई डैम्पिंग यानी कि उसकी एनर्जी को लॉस करने वाला ऐसा कोई भी फैक्टर वहाँ मौजूद नहीं है। तो ऐसा कोई ऑसिलेटर अगर आपके पास है तो उस ऑसिलेटर की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, इसको हम लोगों ने आगे इस पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। आज के वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे? आज के वीडियो में हम लोग एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। किसका? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनर्जीज। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनर्जीज इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक ऑब्जेक्ट जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, जो एक क्लासिक एग्जाम्पल हम लोग लेके चल रहे हैं, जिसमें कि एक पेंडुलम है, पेंडुलम ही कहेंगे, एक मास है जो कि किसी स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है। और जैसे जैसे आप इसको एक बार खींच के छोड़ते हो तो ये मीन पोजीशन के अबाउट जो स्प्रिंग से जुड़ा हुआ मास है ये ऑसिलेट कर रहा होता है। तो जब ये मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट कर रहा होता है ये आपका मास, तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होता है उसको हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। इस पूरे प्रोसेस के दौरान, इस ऑसिलेटर के दौरान हम ये नहीं मान रहे हैं कि कोई फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन को टेक्निकल भाषा में हम लोग डिसिपेटिव फोर्सेस कहेंगे। डिसिपेट मतलब जिससे लॉस हो जाए, जिससे क्षय हो जाए, जिससे एनर्जी सिस्टम से बाहर चली जाए। तो हम किसी तरह का डिसिपेटिव फोर्स के बारे में बात नहीं करेंगे। तो हम ये बात करेंगे कि हमारा सिस्टम फ्री है, किसी तरह के कोई बाहरी ऐसा कारण नहीं है जो कि उसकी एनर्जी को उससे चूस रहा है, जिसको एनर्जी को उससे बाहर निकाल रहा है। जितनी एनर्जी आपने शुरुआत में दे दी उतनी एनर्जी सिस्टम के पास मौजूद है, लगातार बनी हुई है, और अब वो एनर्जी जो है वो काइनेटिक से पोटेंशियल, पोटेंशियल से काइनेटिक के अंदर आपस में कन्वर्ट हो रही है। इसको ग्राफिकली कैसे हम लोग देखेंगे, ये आज का हमारा टारगेट है। तो आपने पढ़ा क्या? सबसे पहले तो ग्राफ बनाने से पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि हमने पोटेंशियल एनर्जी कितनी निकाली थी। बच्चों, हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू निकाली थी हाफ के एक्स स्क्वायर। ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी थी। डिस्प्लेसमेंट का ये टर्म था। अभी डिस्प्लेसमेंट का टर्म रख दोगे ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, तो वो साइन टर्म दिख जाएगा, लेकिन यहाँ एक्स है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ m u स्क्वायर। u इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ दैट ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट। u के बारे में जरा हम बात कर लेते हैं। आप लोगों ने, मैंने बताया था आपको, जो एक वीडियो लेक्चर में, आई थिंक वीडियो नंबर 2 था, जिसका आप आई बटन में देख लीजिएगा, जहां मैंने इस बारे में बात की थी वेलोसिटी के बारे में। तो x बराबर क्या था? a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है ना? ये हमारा x था। u कैसे निकालोगे भाई? आप dx को dt के साथ डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो ये हो जाएगा a cos ओमेगा टी प्लस फाइव, और जब ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो यहाँ पर ओमेगा आ जाएगा, क्योंकि फाइव तो कांस्टेंट है तो उसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा। तो ये आपके पास हो जाएगा a ओमेगा cos ओमेगा टी प्लस फाइव। यहाँ तक आ गया। तो u की वैल्यू अभी मैं लिख दे रहा हूँ, पहले इसका मैथमेटिक्स कर लेते हैं। तो u बराबर क्या आ गया? u बराबर आ गया a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। अच्छा, अब अगर थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से अगर आपके पास इस तरह का एक ट्राइंगल है, ये एंगल ओमेगा टी प्लस फाइव है, तो साइन की वैल्यू कितनी है? x बाई ए, यानी यहाँ से आप साइन की वैल्यू x बाई ए कर सकते हो। तो x क्या है? x मतलब ये लंब होगा और a मतलब ये हाइपोटेनस होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से इस आधार की वैल्यू क्या हो जाएगी? a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कैसे होगी, तो मेरा सलाह ये रहेगी थोड़ा सा पाइथागोरस थ्योरम को लगा के देखो, कैलकुलेट करो। इस समय वीडियो पॉज करो और एक बार कैलकुलेट करो कि अगर आपको हाइपोटेनस मालूम है, आपको लेंथ मालूम है, तो क्या आप पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से बेस निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? तो जाके पाइथागोरस को देख करके कोशिश करो सीखने की। अब यहाँ से अगर ये ट्राइंगल है तो यहाँ से cos ओमेगा टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? cos ओमेगा टी फाइव की वैल्यू क्या हो जाएगी?
वो होती आधार बटे कर्ण, यानी कि वो होगी a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a हो जाएगा। तो उस हिसाब से u की वैल्यू क्या हो जाएगी, u बराबर हो जाएगा a ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a कैंसिल हो जाएगा, तो u हो जाएगा ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। तो उस हिसाब से अगर यहाँ पे देखें तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हाफ m ओमेगा स्क्वायर अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी अंडर रूट हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर आपने कर दिया है, अंडर रूट हट जाएगा u का स्क्वायर होने के बाद। तो अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और मालूम है, कि ओमेगा स्क्वायर जो होता है वो k बाई m के बराबर होता है। ये डेरिवेशन में हम लोगों ने किया है। तो उस हिसाब से काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ m k बाई m ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, कुछ हैवी नहीं कर रहे हो, सिर्फ पुरानी चीज़ें हैं जो यहाँ पर यूज हो रही हैं। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो जाएगी, हाफ k a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक तो ये वैल्यू हो गई, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी हाफ के a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी हाफ के एक्स स्क्वायर। एक चीज़ याद करो, एक चीज़ याद देखो, आपको ये देखना है कि पोटेंशियल एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है, एक्स स्क्वायर के, क्योंकि k तो कांस्टेंट है, हाफ कांस्टेंट है। तो आप ये लिख सकते हो कि p इज इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम एक्स स्क्वायर। ऐसे ही काइनेटिक एनर्जी भी सम कांस्टेंट टाइम स्क्वायर टर्म है। ये कहने का मतलब ये है कि ये ऐसी इक्वेशन है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर। किसकी इक्वेशन होती है, ये इक्वेशन होती है पैराबोला की। तो इसका मतलब है हमारी पोटेंशियल एनर्जी भी पोजीशन के साथ, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट के साथ एक पैराबोलिक रिलेशन है, और हमारी काइनेटिक एनर्जी का भी, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की काइनेटिक एनर्जी का भी इन जो पोजीशन डायमेंशन वाली चीज़ें हैं, जिनकी डायमेंशन लेंथ वाली है, जैसे डिस्प्लेसमेंट है, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है a, ये इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है a, तो इन सब की जो डायमेंशन है वो डिस्टेंस वाली है। तो पोटेंशियल एनर्जी भी इस पोजीशन के डायमेंशन के साथ पैराबोलिक रिलेशन है, और काइनेटिक एनर्जी का भी पैराबोलिक रिलेशन है। यानी कि अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमारे ग्राफ कैसे आएंगे, पैराबोलिक शेप के आएंगे। तो चलिए मैं आपके लिए ग्राफ अब मैं प्लॉट कर दे रहा हूँ। फॉर्मूले हमने निकाल लिए, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकाल लिया, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकाल लिया। एक्स एक्सिस को मान लो हम डिस्टेंस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये आपका मीन पोजीशन है, ये वैल्यू है x की, इधर भी वैल्यू है x की, मतलब पेंडुलम जब दाएं बाएं मूव कर रहा है, इसे ऑसिलेटर इस तरह से दाएं बाएं मूव कर रहा है, उसको हम बता रहे हैं यहाँ पर। तो ये पोजीशन आपकी मीन पोजीशन है। ठीक है, उसके बाद ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन को नाम हमने दिया है दिस इज प्लस a, यानी कि इस जीरो से लेकर के यहाँ तक की दूरी प्लस a है। इतनी ही दूरी पर, लगभग इतनी ही दूरी पर, मतलब हम अंदाजे से बना रहे हैं, आई होप ऐसा हो, ये माइनस a है। ठीक है, अच्छा अब चलो देखो, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी है वो, उसके साथ यहाँ प्लस साइन है, एक्स स्क्वायर है, यहाँ प्लस साइन है, यानी कि ये अपवर्ड पैराबोला बनेगा। तो इसका ग्राफ, पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ऊपर की तरफ बना हुआ पैराबोला, टेढ़ा सा हो गया। प्रिसिशन क्या देखें, मतलब आई होप आप समझ पा रहे होगे ना, पैराबोला ऐसा तो नहीं होता, थोड़ा सा ये ऐसे लीनियरिटी होती है यहाँ पर, और यहाँ पर भी थोड़ी सी, चलो हो गया ये पैराबोला। तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ये है आपके पास। अब आप देखो यहाँ पर फार्मूला देखो, हम लोगों ने एक और पिछले वीडियो में पी मैक्स की वैल्यू निकाली थी। तो जो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी निकली थी वो थी हाफ के ए स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो, जब आपकी x की वैल्यू प्लस a हो जाएगी तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी आपका क्या हो जाएगा, सॉरी ये ग्राफ मैंने किसका बना दिया, ये ग्राफ है, हाँ ओके, ये ग्राफ पोटेंशियल एनर्जी का नहीं है, नो, इसको मैं बीचों बीच कर देता हूँ।
ये ग्राफ क्या शो कर रहा है कि जब आपकी x की वैल्यू, ये ग्राफ 0 हो जा रहा है, ये ग्राफ जो है, अरे यार इसको थोड़ा सा ऐसे करें जब बिल्कुल यहीं पर ही जा कर के 0 हो, ये पैराबोला हो और ये यहीं पर ही जा कर के 0, इस तरह का है। तो आप देखो x की वैल्यू जब a के बराबर है तो ये ग्राफ 0 हो जा रहा है, तो कौन है वो, ये है। जब x की वैल्यू a के बराबर है, जब x की वैल्यू a के बराबर हो जाएगी तो पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा, यानी ये वाला ग्राफ किसका है, ये वाला ग्राफ काइनेटिक एनर्जी का है। ठीक है, ये ग्राफ काइनेटिक एनर्जी का है। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ बनाते हैं। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब होगी, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम तब होगी जब x की वैल्यू a के बराबर हो जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ मैक्सिमम होगी, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ मैक्सिमम होगी, लेकिन जैसे ही x 0 होगा पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। तो x 0 कहाँ हो रहा है, x 0 यहाँ पर हो रहा है, इस ओरिजिन पर। तो आपका ग्राफ ऐसे आएगा, इस तरह से आएगा। ठीक है, इस तरह से आपका ग्राफ आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर अब ये बिल्कुल साफ साफ दिखा रहा है, ये साफ साफ आपको क्या दिखा रहा है कि कैसे पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। जब आप ओरिजिन पे थे, जब आप मूव कर रहे थे, जब आप ओरिजिन पे आए, उस समय काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी। देखो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम थी। फिर जब आप टर्निंग पॉइंट पे गए, जैसे आपका पेंडुलम है, ये देखो ये पेंडुलम है, पेंडुलम इस तरह से है, ये इसकी मीन पोजीशन है, ये मीन पोजीशन से यहाँ कहीं है मैक्सिमम दूरी, कितनी दूरी है a, तो ये पोजीशन है a है। इस समय रुक गया, इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, तो वेलोसिटी 0 होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई। लेकिन चूंकि सबसे ज़्यादा दूरी पर डिस्प्लेसमेंट हो गया है, x की वैल्यू a हो चुकी है, तो इस फार्मूले के हिसाब से मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी हाफ के a स्क्वायर यहाँ पर आ चुकी है। उसके बाद फिर जब यहाँ पे आए तो आपका पेंडुलम वापस लौट रहा था, मीन पोजीशन की तरफ से जब लौटा तो उस समय उसकी वेलोसिटी जो थी मैक्सिमम थी और x 0 हो गया था। तो x 0 होने का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी 0 हो चुकी है। तो आप देखो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो चुकी है। फिर जब आप यहाँ आए तो आपकी स्प्रिंग बिल्कुल कंप्रेस हो चुकी है और आपका बॉक्स जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन से -a डिस्टेंस पर है। तो -a डिस्टेंस होने की वजह से जब x की जगह -a रखोगे स्क्वायर होकर के फिर से हाफ के a स्क्वायर आ जाएगा, जो कि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है। तो ये जो ग्राफ है ये शो कर रहा है किस तरह से आपके सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के अंदर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमाइज होती है तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमाइज होती है, और उल्टा जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमाइज होती है तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमाइज होती है। तो दिस इज अ होल ग्राफ। किसी भी जगह पर, किसी पर्टिकुलर जगह पर एनर्जी कितनी होगी भाई, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, x की वैल्यू यहाँ भी कुछ भी हो सकती है। जरा दोनों को सम करें, तो जरा सम करो, टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी यानी हाफ के a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी मतलब हाफ के एक्स स्क्वायर, जो कि जब ऑसिलेशन हो रहा है तो प्लस a और 0 के बीच में x कुछ भी हो सकता है, ऐसे ही 0 और -a के बीच में x कुछ भी हो सकता है। तो हम वही कर रहे हैं। अब इसको देखोगे तो जाएगा हाफ के a स्क्वायर हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, तो कट गया, यानी x कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपने x यहाँ निकाला, जब इस x पर पोटेंशियल एनर्जी निकाली, काइनेटिक एनर्जी निकाली, देखो यहाँ पे देखो, मान लो आपने कोई x1 चूज किया, इस पर आपने जब देखा तो ये वैल्यू है काइनेटिक एनर्जी की, ये वैल्यू है पोटेंशियल एनर्जी की, ठीक है, इस x1 के हिसाब से ये काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन अगर आप यहाँ पर x1 और x1 रख के इनको जोड़ोगे तो ये x1 टर्म कट जाएंगे और आपकी टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी, हाफ के a स्क्वायर। इसका मतलब है कि पूरे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन के दौरान, जबकि आप किसी तरह का कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं मान रहे हो, उस पूरे प्रोसेस के दौरान काइनेटिक एनर्जी कुछ भी हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी कुछ भी हो सकती है। वो डिपेंड कर रही है x की वैल्यू पर कि आपने x1, x2, x3 क्या लिया है। लेकिन एक बात तो तय है कि ये जो भी कुछ वैल्यू होंगी, जब आप इनका सम करोगे, इनको जब आप आपस में जोड़ दोगे तो उनका जो ओवरऑल सम आएगा, उन काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो ओवरऑल सम आएगा वो हमेशा इस वैल्यू के बराबर होगा। तो इसका मतलब है कि आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो लॉ ऑफ
कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को बिलोंग कर रहा है, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को बिलोंग कर रहा है। लिख ले आखिरी में इसको कैसे कंक्लूड करेंगे। कंक्लूड करने के लिए आपको पहले तो लिखना पड़ेगा, तो आप लिख सकते हो ना अपनी भाषा में। द पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये लिख लोगे, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ तक लिख लोगे, जो मैंने लिखवाया उसका डेरिवेशन कर लो, उसके बाद लिख दोगे सो फॉर दिस फार्मूला द कर्व्स, ऐसे ड्रॉ कर लोगे। अब आखिर में क्या लिखोगे, द कर्व्स आर शोइंग दैट, ये जो कर्व हैं क्या शो कर रहे हैं, द कर्व्स आर, दोनों कर्व्स आर शोइंग दैट एट एनी पॉइंट द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, एट एनी पॉइंट द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज सेम, is always same, equals to half k a square, always same equals to half k a square. This means, इसका मतलब क्या है, this means during simple harmonic motion, this means during simple harmonic motion the kinetic energy में increase, देखो यहाँ पे देखो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है और पोटेंशियल एनर्जी घट रही है। द काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज बट एट सेम टाइम पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज इन सच ए अमाउंट, इतना घटेंगे, इन सच ए अमाउंट दैट द टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, इन सच ए अमाउंट दैट टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। In this way अनडैम्प्ड, इसे कहा जाता है फ्रिक्शनलेस, या जिसमें डैम्पिंग ना हो तो इसे कहेंगे इन दिस वे अनडैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन, इन दिस वे अनडैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन follows the undamped simple harmonic motion follows the law of conservation of energy, mechanical energy follows the law of conservation of mechanical energy. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो इस प्रकार से जो चीज़ हमें बतानी थी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी सिंपल हार्मोनिक मोशन में फॉलो होती है, ये बातें मैंने आपको यहाँ पर बता दी। उम्मीद है आपने इसको पूरा समझ लिया होगा। ना समझ में आए तो आप वीडियो को 2-3 बार थोड़ा सा आगे पीछे करके देख लीजिएगा। इसके बावजूद भी समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर सच में कोई जेन्युइन क्वेश्चन है तो कोशिश करेंगे कि आपको सॉल्यूशन उसी कमेंट में दे दें, या आपके लिए फिर अगर हो पाएगा तो एक शॉर्ट वीडियो भी बना सकते हैं अगर वो बहुत ही जेन्युइन सा क्वेश्चन है। अब आपकी समझ की ही दिक्कत है तो कोशिश करेंगे वर्बली लिखने की, अदरवाइज़ आपको अपने प्रयास तो खुद ही करने हैं। आपको थोड़ा सा और एफर्ट लगाना है और फिर आप सीख जाओगे। थोड़ा सा प्रेशर दोगे दिमाग में, दिमाग आपको सवाल का जवाब दे देगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक, जिसमें कि हमें सिर्फ इस बारे में बात करनी थी कि कैसे आपका कंजर्वेशन का लॉ मैकेनिकल एनर्जी का यहाँ पर दिखता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एक और जो तीसरा मैं कह सकता हूँ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है या चौथा क्वेश्चन है, मतलब इसी टॉपिक का एक क्वेश्चन है जो से एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो हम क्वेश्चन लिखवाएंगे और फिर क्वेश्चन लिखवाने के बाद फिर आपको इसके आंसर भी वहाँ पर करवाएंगे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। अपना ध्यान रखिए। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।